हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोगों ने एस्ट्रो एजुकेशन चैनल को बहुत पसंद किया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको कोट सा धन्यवाद। आप इस तरह से चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। मैं निश्चित रूप से आपको जो पराशरी हम एजुकेशन आपको दे रहे हैं, एक उत्कृष्ट पराकाष्ठा पर जरूर आपको लेकर जाएंगे। अगर इसमें से कोई स्टूडेंट या कोई फ्रेंड्स पढ़ना चाह रहे हों तो वो जरूर पढ़ सकते हैं। एस्ट्रो एजुकेशन से हमारे दिए हुए नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपको पराशरी, बीएनएन और केपी एस्ट्रोलॉजी तीनों का अध्ययन कराऊंगा। और मेरी ये गारंटी है कि इसके करने के बाद निश्चित रूप से आप एस्ट्रोलॉजी की बहुत सी चीज़ों को जान जाएंगे। पढ़ते तो आप बहुत लोगों से हैं, फिर भी प्रैक्टिकल रूप में करके देखिए। मैं एक साथ मैक्सिमम 10 स्टूडेंट को अपने एजुकेशन में लेता हूँ, ताकि हम एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर सकें और चार्ट को प्रस्तुत किया कर सकें, और उनके द्वारा जो एनालिसिस हो उसको मैं करेक्शन कर सकूं, और साथ ही साथ वो अच्छी तरह से इस बात को समझ सकें। आप सभी का एस्ट्रो एजुकेशन चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं एक विशेष रूप से आर्टिकल पराशरी का करने जा रहा हूं। अभी मेरे साथ स्टूडेंट जुड़ेंगे। उसमें राजयोग और दोष है। जितने पराशरी में राजयोग होते हैं और जितने दोष होते हैं, इस पर हम अध्ययन करेंगे कि आपको राजयोग से क्या फायदा होगा और दोष से क्या फायदा होगा। अभी थोड़ी देर में हम अपने चैनल को स्टार्ट करेंगे और आपके पास सुनहला मौका है। सेकेंड बैच मैं 25 जून से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो भी, अगर आप कंसर्न करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। और आप यूट्यूब से सीखना चाहते हैं, फिर भी स्वागत है। यूट्यूब में आप सभी वीडियोस को देखिए, और मैं आपको गारंटी देता हूँ, जितने भी आप यूट्यूब की वीडियोस देखे होंगे उसमें पूरी थॉरली ढंग से नहीं बताया गया होगा। किसी एक पार्ट को लेकर 2 घंटे विवेचना की गई होगी। लेकिन आप देखिए, मैंने जब से स्टार्ट किया है, पराशरी की स्टेप वाइज स्टेप को मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। पहले स्टेप में आप केंद्र के भाव को पढ़ लिए, फिर उसके बाद आप त्रिक भाव पढ़े, त्रिशटाया भाव पढ़े, उपाच्य भाव पढ़े, त्रिकोण भाव पढ़े, फिर आपकी मैंने दृष्टि भी पढ़ाई। फिर उसके बाद आप प्लेनेट के बारे में पढ़े कि कौन सा प्लेनेट क्या देता है, कौन सा आपको डिजीज दे सकता है। उसकी जित करीब 20 या 30 पॉइंट हर प्लेनेट का मैंने रखा है। हो सकता है प्लेनेट वाला पॉइंट ये वीडियो पे ना आया हो यूट्यूब पे, लेकिन जिस स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया है उसके सब पॉइंट्स को मैंने रखे हैं। और इसके साथ साथ आप दृष्टि भी देख रहे हैं, कौन ग्रह पीड़ित होगा, कौन ग्रह पीड़ित नहीं होगा, किससे कौन इफेक्ट आएगा, किससे कौन इफेक्ट नहीं आएगा। और आज इसी कड़ी में विशेष रूप से मैं इस पे जोर देकर रहा हूं, विशेष रूप से ये दोष और राजयोग पराशरी की बहुत ही उत्कृष्ट चीजें हैं। अगर इसको आप अध्ययन करते हैं, इसको देखते हैं, तो ये आपके जेम स्टोन बताने में बहुत काम आएंगे। जो जेम स्टोन को एस्ट्रोलॉजी बताता है, उसमें ये काम बहुत आएंगे। तो थोड़ी देर में हम अपना स्टार्ट करते हैं इस रिकॉर्डिंग को। अभी थोड़ा हमारे देर में हमारे साथी, हमारे स्टूडेंट इसमें जुड़ेंगे, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। थैंक यू।
अभी तक हम लोगों ने जो अध्ययन किया, पराशरी के पॉइंट्स को कौन कौन अध्ययन किया? केंद्र का पूरा क्लियर हो गया, केंद्र हम्म। के सभी भाव क्लियर हो गए। जी। एक बार रिमाइंड कर दे रहे हैं, जल्दी जल्दी। त्रिक भाव हो गए, केंद्र हम्म। के आपके त्रिकोण भाव हो गए, त्रिशिटाया भाव हो गए, हो गए। हम्म। चलिए आप बताइए और क्या क्या क्लियर किए, आप ही बताइए। सेकंड। ये त्रिसराय भाव, त्रिक भाव, सेंटर भाव, हम्म। और वो मोक्ष है, मोक्ष भाव। और उसके बाद हम लोग ने दृष्टि पढ़ी थी प्लेनेट के, हम्म। और उनके एनिमीज पढ़े थे, उनके फ्रेंड्स पढ़े थे। हाँ। और चर अचर द्विचर राशि पढ़े थे। हम्म। और उसके बाद हम लोग ने मेल फीमेल भी पढ़ा है। हम्म। और उसके ये। बाद हम लोगों ने दृष्टियां पढ़ी, पूरा जी। कंप्लीट हो गया। जी। दृष्टियों जी। के साथ हम ये देख लिए कि कौन ग्रह पीड़ित होगा, कौन ग्रह पीड़ित नहीं नहीं होगा। नहीं। इस हम्म। पर भी हमने चर्चा कर ली। हम्म। और इस तरह से बढ़ते हुए, और उसके बाद हमने मित्र ग्रह और शत्रु ग्रह पढ़ लिया, और विशेषकर। हाँ, जी। और बताएं। तीन तीन कंडीशन भी हम लोग ने पढ़ा था कि अगर ये दो प्लैनेट्स ऐसे मिलते हैं तो क्या होगा। जैसे, हाँ। हाँ, जो दोनों शत्रु हों आपस में, या जो हाँ, एक दूसरे ऐसे तो करके। मतलब कि कौन कौन सा पीड़ित होगा, कौन पीड़ित नहीं होगा, दो शत्रु मिलेंगे तो क्या करेंगे, इसके हम्म। बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। जी। अब इसके बाद मैंने कहा था 2-3 दिन के बाद हम लोग प्रेडिक्शन पार्ट पर चलेंगे। जी। और इस प्रेडिक्शन पार्ट को समझने के लिए हमको दोष और राजयोग, पराशरी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जब भी कोई देखेगा, चाहे कोई भी एस्ट्रोलॉजर देखेंगे, पंडित जी देखेंगे, तो बताते हैं कि आपकी कुंडली में ये दोष है और ये राजयोग है। पांच। और क्योंकि आपको किसी क्लाइंट को राजयोग भी बताना पड़ेगा, दोष बड़ा बताना पड़ेगा। भले ही हम्म। बीएनएन से भी आप प्रोडिक्शन करेंगे, तो जब हम्म। बीएनएन से प्रोडिक्शन करेंगे तो किसी कुंडली में क्या क्या लगाएंगे, उस कुंडली में हम आपका बीएनएन तो लगाएंगे ही लगाएंगे, साथ साथ हम लोग पराशरी भी लगाते हैं। जो कुछ पार्ट पराशरी का रहता है उसको भी लगाते हैं, तब कंक्लूजन क्लियर आता है। फिर उसके बाद हम लोग केपी से भी देख लेते हैं। तो हमको दोष और राजयोग दोनों ही पता होना चाहिए। तो चलते हैं, पहले हम किसी कुंडली को देखते हैं। तो हम देखते हैं कि उसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या दोष है, उसकी हेल्थ लगातार खराब होती चली जा रही है। ठीक है। तो दोष में पहला आता है काल सर्प दोष। अब काल सर्प दोष होता क्या है? कोई कुंडली के राहु और केतु के एक्सिस पर, राहु और केतु के एक्सिस एक्सिस। पर, एक्सिस का मतलब समझ रही हैं? नहीं हम्म। समझ रही हैं? चलिए मैं एक कुंडली बना, एक यहाँ पर बना देता हूँ। नीचे जरा देखिए, दिखाई दे रहा है? जी। ये हमारी कुंडली हो गई। और इसी इसी के साथ जो है राहु, सपोज कीजिए राहु आपके सेकंड में बैठे हुए हैं, तो केतु कहाँ बैठेंगे? 180 डिग्री पे बैठते हैं ना। राइट, वेरी गुड। 180 डिग्री बैठेंगे। राहु के बाद केतु, 1 2 3 4 5 6 7, केतु यहाँ बैठेंगे, देख रहे हैं? जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? राहु केतु के एक्सिस पे, एक्सिस 180 डिग्री का हुआ। हम्म। एक्सिस कितना हुआ? वन। 180 डिग्री का। तो जब 180 डिग्री का एक्सिस हुआ, तो इसका मतलब सारे प्लेनेट एक ही तरफ आ जाए। सन भी इधर हो जाए, मून भी इधर हो जाए, जुपिटर भी हो जाए, ठीक है, हम्म। और सैटर्न भी हो जाए, मरकरी भी हो जाए, वीनस भी हो जाए। राहु केतु तो है ही है। तो राहु केतु के एक्सिस की दूसरी तरफ कोई प्लेनेट ना हो। हम्म। 1 2 3 4 5। तो हम कह सकते हैं, मतलब राहु और केतु की दूसरी तरफ अगर 5 हाउस पूरी तरह से खाली हैं, तो समझिएगा कि उसको काल सर्प दोष है। राहु और केतु के साथ यहां पर भी अगर कोई प्लेनेट बैठा है,
सपोज कीजिए राहु के साथ वीनस बैठा हुआ है और हम्म, केतु के साथ मान लीजिए मार्स भी बैठा हुआ है, हम्म, तब भी इसको हम काल सर्प दोष की श्रेणी में गिनेंगे, क्योंकि राहु केतु के एक्सिस के बाहर नहीं गए। हम्म, बाहर का मतलब अगले हाउस में, हम्म, बाहर का सेंस मतलब अगले हाउस में, इस हाउस में नहीं गए, 8 के बाद 9th में नहीं गए, 10th में नहीं है, 11th में नहीं है, 12th में नहीं है, फर्स्ट में नहीं है। यानी कि राहु केतु के साथ हैं, राहु के भी साथ हैं, केतु की भी साथ हैं, तब भी हम उनको एक्सिस मानेंगे, हम्म, तब भी हम उनको क्या मानेंगे, एक्सिस। तो काल सर्प दोष, आप किसी चार्ट को देखिए और काल सर्प दोष भी देखिए, क्योंकि उसका काल सर्प दोष से अक्सर क्या होता है, हेल्थ बहुत खराब रहता है, समय समय पर प्रॉब्लम होती रहती है। तो इसकी, अब इसी के साथ इसकी रेमेडी भी बता दें। रेमेडी क्या करेंगे, इसकी रेमेडी भी देखिए। रेमेडी में 3 पार्ट होते हैं। रेमेडी में 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? आप प्लेनेट के इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए आप क्या धारण करते हैं, जेमस्टोन। एक रेमेडी ये हो गई, माने किसी प्लेनेट की अगर उसकी डिग्री को बढ़ाना है, उसके प्रभाव को बढ़ाना है, उसके इफेक्ट को बढ़ाना है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, जेमस्टोन का। पहली रेमेडी। दूसरी रेमेडी क्या हो गई कि अगर कोई प्लेनेट है, उसके प्रभाव को हम और दूसरे तरीके से कैसे बढ़ा सकते हैं, या तो उसका मंत्र का जप करके बढ़ा सकते हैं, ठीक है, मंत्र का जप करेंगे। जैसे जुपिटर का मंत्र क्या है, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः। नमः। गुरु का मंत्र हो गया। अगर आपको क्या करना है, सन सन का मंत्र, ओम घृणी ओम सूर्याय गृणी सूर्याय नमः। नमः। राइट। तो मैंने आपको बताया था कि आप एक बार दिन में जब आप प्रार्थना कर रहे हो, अपने पूजा पाठ कर रहे हो, तो नौ ग्रह का मंत्र का एक बार जाप जरूर कर लीजिए। किसी मुश्किल से 5-10 मिनट लगता है और जाप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओम शुरू से करिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, सूर्य जी का हो गया। कम से कम इसको 3 बार करिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। सोम चंद्र का, ओम सोम ओम सोम सोमाय नमः। सोम। ओम राइट, सोम ओम सोम सोमाय नमः। ओम अंगंकार काय नमः, ओम अंगंकार काय नमः। तो 9 ग्रह का इस तरह से आप कर सकती हैं। तो एक तरह से आपने अपने जो इष्ट देव के साथ 9 ग्रह की आपने क्या कर लिया, स्तुति कर लिया। तो जी। अब जब इस आप क्लाइंट की आप कुंडली देखी, तो आपको पता क्या चला, आपको पता चला कि इस पर काल सर्प दोष की छाया है, ठीक है। तो अब जो एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं वो तो जानते हैं भाई, प्रॉब्लम तो हो ही रही है। ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आप दिखाते रहिए डॉक्टर को, आप ठीक ही नहीं होंगे। जी। ठीक ही होना आपके लिए बहुत मुश्किल का कार्य है, क्योंकि आप डॉक्टर दिखाएंगे, ठीक होंगे, फिर बीमार होंगे, फिर ठीक होंगे, फिर बीमार होंगे, फिर ठीक होंगे। तो हमारे कहने का सेंस ये है कि अगर काल सर्प दोष आ रहा है, तो आप इसकी पूजा कराइए। तो देखिए, पूजा करने के 2-3 विधान है, ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना है। इसकी पूजा नासिक में होती है। कहाँ होती है, नासिक यस। में। त्र्यंबकेश्वर देव मंदिर जी हैं, है ना, भोले बाबा का ज्योतिर्लिंग है। तो आप जब भी बॉम्बे जाइए, त्र्यंबकेश्वर जी का दर्शन कीजिए नासिक में, और वहीं पर काल सर्प दोष की क्या होती है, पूजा होती है। आराम से कम पैसे में आप काल दोष की पूजा जरूर करा लीजिए, ठीक है। अब ऐसे बैठाने के पंडित जी के तो लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। वहां जाएंगे तो 10-5 हजार में आपका काम हो जाएगा, दर्शन भी हो जाएगा, काल सर्प दोष की जो है पूजा भी संपन्न हो जाएगी, हैं। तो तो दोष में हमको ये करना है, यानी कि हमको पूजा करानी है, या तो दान करना है, या तो पूजा करानी है, या तो दान करना है। दान करने से उन उन चीजों की शक्ति क्या होगी, क्षीण होगी, ठीक है। और पूजा कराने से वो भी ठीक होंगे, मंत्रों उससे, मंत्रोच्चार द्वारा। तो
दोष में हम कभी भी जेम स्टोन धारण नहीं करते हैं, ठीक है। हम्म, हम उसमें रुद्राक्ष का प्रयोग करते हैं। किसमें करते हैं? रुद्राक्ष का। एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी रुद्राक्ष, चार मुखी, पंचमुखी, ठीक है। तो ऐसे जो हम्म, रुद्राक्ष होते हैं सबकी अपनी अपनी क्या विशेषता होती है। तो जब हम जेम स्टोन के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको जेम स्टोन प्लस रुद्राक्ष के बारे में 2-3 घंटे का रहेगा, एक साथ ही सेशन में हम्म, लेंगे। तो अभी हम दोष की बात कर रहे हैं, तो काल सर दोष समझ में आ गया क्या होता है, कैसे पता जी चलेगा? राहु जी केतु जी। के एक्सिस की एक तरफ सारे एक प्लेनेट। तो जी राइट। अब आता है एक सेकंड पॉइंट, श्रापित दोष। ये कुंडली में आपको बहुत मिलेगा श्रापित दोष। तो हम्म, श्रापित दोष जब आपको मिलेगा तो श्रापित दोष में क्या करेंगे? श्रापित दोष होता क्या है? तो श्रापित दोष में देखिए मैंने लिखा है, क्या लिखा है? सैटर्न केतु के साथ, सैटर्न के साथ किसकी युति हो? केतु की या राहु की? सैटर्न के साथ केतु हो, चाहे सैटर्न के साथ ठीक। राहु बैठे हो, हम्म, कंजक्शन में हो या दृष्टि से हो। हम्म, युति तो बहुत प्रकार से हो सकती है ना, कंजक्शन से हम्म, भी होगी, युति से भी होगी। युति हो गई, कंजक्शन ही हो गया, या तो दृष्टि से होगी, एस्पेक्ट से होगी, या तो हम्म, एक और पॉइंट होता है राशियों का चेंज। हम्म, जैसे चंद्रमा मंगल के घर में बैठ गए, मंगल चंद्रमा के घर में बैठ गए, ठीक है। हम्म, तो मंगल देव जी। अब यहाँ पर जो श्रापित देश की हम बात कर रहे हैं, तो राहु और केतु की तो कोई रास होती नहीं कि चेंज कर सकते हैं। हम्म, या तो शनि की दृष्टि रहे हम्म, केतु राहु पर, या तो केतु राहु शनि के साथ रहे। तो समझिए कि श्रापित दोष है। अब इस श्रापित दोष का मतलब क्या है? भाई श्रापित दोष तो आप एस्ट्रोलॉजर बता दिए भाई उसको श्रापित दोष हो रहा है। ले, हम्म, लेकिन इस श्रापित दोष से होगा क्या? इससे ये होगा, श्रापित दोष से क्या होता है कि 2-3 पीढ़ियां इससे प्रभावित होती हैं। व्यक्ति की 2-3 पीढ़ियां इससे क्या होती हैं? प्रभावित होती हैं। और इसमें श्रापित दोष में एक चीज और होता है हम्म, कि अगर इसकी इसकी कही गई बात लगभग सत्य हो जाती है, 100%। हम्म, अगर ये किसी को कुछ कह दे, दुआ दे दे, तब भी सही, बददुआ दे दे तब भी सही हो जाती है। इसलिए ऐसे लोगों से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए, ठीक है, श्रापित दोष से। हैं। तो अब श्रापित दोष तो हो ही गया, तो इसकी रेमेडी भी है। इसकी क्या है? रेमेडी भी है, श्रापित दोष की रेमेडी होगी। तो जब हम रेमेडी वाले पार्ट पर आते हैं तब इसको बताएंगे श्रापित दोष की रेमेडी क्या होगी, ठीक है। आज पहले हम दोष के बारे में क्लियर समझ लेते हैं कि श्रापित दोष की रेमेडी के बारे में। तो अच्छा ऐसे ही अगर समझ लीजिए, थोड़ा सा बताइए, राहु और केतु है तो कौन इफेक्टेड होगा? किसमें? शनि। श्रापित दोष में किसका कंजक्शन है? शनि केतु, शनि केतु या शनि राहु। एक ही हम्म, आदमी बैठेगा ना सैटर्न के साथ, क्योंकि केतु जी यहां बैठेंगे तो राहु एक्सिस पे रहेंगे, 180 जी। पर। तो या अगर शनि के साथ राहु है तो केतु दूर रहेंगे, और हम्म, शनि के साथ केतु है तो राहु दूर रहेंगे। तो दोनों में हम्म, से एक ही की युति होगी। हम्म, तो इफेक्टेड कौन हो गया? शनि। शनि, हाँ। क्यों? क्योंकि राहु केतु जो है हमेशा छाया ग्रह होते हैं, उनका तो अपना वजूद है नहीं, ठीक है। हम्म, हम्म, राहु स्मोक है, धुआं है, इल्यूजन है। तो इस प्रकार से दोष ये पैदा करते हैं। तो श्रापित दोष में आता है, तो आप शनि की रेमेडी कीजिए। शनि की क्या करिए? रेमेडी कीजिए। शनि बहुत चीज हैं। शनि हमारे क्या क्या हैं? शनि हमारे पूर्वज हैं। शनि क्या हैं? शनि घर में बड़े बुजुर्ग हैं, ठीक है। केतु क्या हैं? केतु भी आप ले लीजिए, अध्यात्म है, केतु मंदिर हैं, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को मिला के रेमेडी करेंगे। और केतु किसकी तरह कार्य करते हैं? मंगल की तरह।
यानी कि श्रापित दोष में होता क्या है कि अक्सर इसमें छोटे लोगों को, फैमिली में छोटे लोगों को सफर करना पड़ता है। फैमिली में छोटे लोगों को क्या करना पड़ता है, सफर करना पड़ता है। तो इसकी रेमेडी वाले पार्ट पर, हम रेमेडी वाले पार्ट में देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन अगर ऐसे ही एक सेकंड के लिए अगर बता ही दिया जाए तो सैटर्न क्या होगा, सैटर्न देव जी, शनि देव जी हो रहे हैं, तो सरसों के तेल का क्या कीजिए, दान कीजिए। सरसों के तेल का क्या कीजिए, दान कीजिए। या किचन में बैठ के क्या करिए, अपने पूर्वज की फोटो लगा दीजिए, ठीक है, और उनकी पूजा कीजिए, ठीक है। मेरी आवाज क्लियर हो रही है आपको? जी क्लियर है, थोड़े बच्चे बात कर रहे हैं इसलिए हमने ठीक है, ऑफ कोई कर दिक्कत दिया। नहीं। अब आगे आते हैं पाप कतरी दोष। थर्ड पॉइंट क्या है, पाप कतरी दोष। तो पाप कतरी दोष क्या होता है? पाप कतरी दोष को देखिए, हम छोटा सा ये आपके सामने ये बना दे रहे हैं। पाप कतरी दोष क्या होता है, इस क्योंकि इसका प्रयोग हम करेंगे आगे चलकर। पाप कतरी दोष, कोई भी आपके पास चार्ट है तो पाप कतरी दोष का मतलब है कि अगर सपोज कीजिए मून थर्ड हाउस में हो गए, मून कौन हाउस में हो गए, थर्ड हाउस में, तो सेकेंड हाउस में कोई मेलिफिक प्लेनेट हो। मेलिफिक प्लेनेट का मतलब सैटर्न बैठे हैं सपोज कीजिए, और मून के अगले हाउस में मार्स बैठे हैं, तो इसका मतलब अगर दो मेलिफिक प्लेनेट किसी प्लेनेट को, या विशेषकर बेनिफिक प्लेनेट को अगर एक तरह से पकड़ लें, जकड़ लें, दैट इज कॉल्ड पापकत्री दोष। यानी कि उस समय मून का रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा, उस समय मून का रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। क्लियर? आप थंब दिखा दीजिए, क्लियर हो जाएगा। सर्टन। अब आगे बात करते हैं केंद्रापति दोष। ठीक है, केंद्राधिपति दोष, इसमें क्या होता है केंद्रापति दोष में? इसमें होता है, बातें आपको समझ में आ रही हैं? ठीक है जी, राइट, बस यही बातें समझना है। अब इसमें है केंद्राधिपति दोष में होता है कि क्या होता है, केंद्रापति दोष में अगर हम लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको करते हैं। इसका मतलब लिखा क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर केंद्र भाव का स्वामी 1 4 7 10 का लॉर्ड 1 4 7 10 में हो, बात समझ में आ रही है? जहां पर आपको बात समझ में आ रही है तुरंत क्वेश्चन आप बता देंगी। हाँ, केंद्र का स्वामी, अगर कोई प्लेनेट केंद्र में, राइट ठीक है, मैं देख रहा हूं केंद्र में बना हुआ है, और केंद्र में ही 1 4 7 10, 1 4 7 10, सपोज कीजिए 1 नंबर मार्स है, तो यहां पर मंगल बैठे हुए हैं, ठीक है। एक इसका स्वामी इसी हाउस में हो तो उसको बोलते हैं केंद्राधिपति दोष। 4 नंबर मून, मून भी बैठ जाए तो हम कहेंगे कि केंद्राधिपति दोष लग रहा है। केंद्राधिपति दोष क्या होता है, इसमें प्लेनेट अपने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते। लेकिन जब हम राजयोग की बात करेंगे, तो जैसे मार्स है, मार्स अगर कहीं बैठे हुए हैं फर्स्ट नंबर में, तो इसको रोचक योग भी बोलेंगे, योग में आ जाएंगे। तो जब हम योग की बात करेंगे तब करेंगे, अभी हम कहते हैं कि केंद्र भाव में जो लॉर्ड हैं अगर केंद्र भाव में विराजमान हो तो उनको केंद्राधिपति दोष लगता है। इस दोष के कारण अपने रिजल्ट के प्रभाव में कमी कर देते हैं, ऐसा नहीं कि खराब करते हैं, अपने रिजल्ट के प्रभाव में कमी कर देते हैं।
कब इनको दोष नहीं लगेगा? जब ये अपने उच्च राशि में, स्वराशि में बैठे हों। सपोज कीजिए मार्स ये 1 महीना होकर यहाँ बैठे हैं। ला लॉर्ड तो 1 नंबर के हैं, लेकिन यहाँ पर 1 लिखा है। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड तो हैं लेकिन बैठे 10th हाउस में। इसका मतलब ये हुआ कि अपने राशि में न बैठकर केंद्र में ही बैठे हैं, 10th साइन में बैठे हुए हैं। तो इनको केंद्राधिपति दोष लगेगा। ये जो रिजल्ट अपना देना चाहेंगे उस रिजल्ट में उनकी कमी आएगी। अगला पॉइंट है दोष में नीच दोष। नीच दोष तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई प्लेनेट अपनी नीच राशि में है तो उसको जो है कौन सा दोष लगता है? नीच दोष। और उस नीच दोष के कारण होता क्या है? उस नीच दोष के कारण होता है कि उसका बहुत खराब रिजल्ट आपके सामने प्रस्तुत होता है। वो अपना रिजल्ट उस परफॉर्म की भाषा में नहीं दे पाता जो उसको उसको देना होता है, और बड़ी कठिन परिश्रम के साथ ही उसका रिजल्ट प्राप्त होता है। तो इसलिए बोलते हैं नीच दोष। तो नीच प्लेनेट और उच्च प्लेनेट तो हम पहले ही अपना वीडियो डाउनलोड भी किए हैं यूट्यूब पे, और आप क्लास भी ली हैं। और उसके साथ साथ आपका टेलीग्राम पर भी है, तो आप उसको डाउनलोड कर दे सकती हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं लोग। तो नीच दोष, इसका मतलब ये हुआ कि नीचता, किसी व्यक्ति की नीचता कितनी हो सकती है इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगर एक तो प्लेनेट नीच में बैठा हुआ है, ऊपर से किसी मेलिफिक की दृष्टि उस पर पड़ गई, तो फिर बहुत ही खतरनाक वो प्लेनेट हो जाता है। उसमें नीच दोष होता है। तो उस नीच दोष के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो उस नीच दोष करने के लिए हम क्या करेंगे? उस प्लेनेट की चीजों का हम क्या करेंगे? दान करेंगे। उसकी नीचता को कम करना है, ठीक है, अपने ऊपर से चीजों को हटाना है। तो देखेंगे कि पहले प्लेनेट कौन सा है और उसको हम कैसे रेमेडी के द्वारा ठीक कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है आप अंश दोष। लोग कहते हैं कि कोई प्लेनेट की डिग्री, हर प्लेनेट की डिग्री होती है। तो जब हर प्लेनेट की डिग्री आपके सामने लिखी रहेगी तो आपको ये देखना रहेगा कि डिग्री का इसलिए महत्व है। लोग डिग्री का महत्व को अब समझेंगे दोष के माध्यम से, कि पराशरी में भी इसका वर्णन है कि जैसे कोई प्लेनेट 1 डिग्री का है। सपोज सपोज कीजिए मार्स जो है, मार्स 1 डिग्री के हैं। डिग्री कितनी है? 1 डिग्री। इसका मतलब मार्स में किसका दोष है? अंश दोष है। तो 0 डिग्री भी हो सकते हैं। मार्स 0 डिग्री हो गए, यानी कि मंगल देव जब 0 डिग्री हो गए तो मंगल देव के ऊपर अपनी कोई भी बहुत पावर इनके पास नहीं है। इसलिए इसको हम बोलते हैं, इनके साथ इनका क्या है? अंश दोष है। अब इस अंश दोष को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? जेम स्टोन का सहारा लेते हैं। इस अंश दोष को दूर करने के लिए किसका सहारा लेते हैं? जेम स्टोन का। अंश को हमको बढ़ाना है। लेकिन प्लेनेट देख लीजिएगा, देव हैं, अगर आपको कष्ट प्राप्त हो रहा है तो क्या जरूरत है भाई इनकी मूंगा पहनने की? कोरल पहन ले, पता चला और पावर बढ़ गए और प्रॉब्लम पैदा कर दिए। अष्टम भाव में पड़े हुए हैं, तो भैया मंगल देव जी आप विराजमान रहिए, और पीड़ा जितना दे रहे हैं आप ज्यादा, उनकी पीड़ा हमको नहीं चाहिए। इसलिए जेम स्टोन को आपको देखना पड़ेगा डिग्री भी, किसकी डिग्री हमको क्या करनी है? बढ़ानी है। तो अब ये देखना है कि कौन सा प्लेनेट आपका अंश दोष में आ रहा है, उसके अंश को हमको इंक्रीज करना है। ठीक है, जुपिटर अच्छा प्लेनेट है, सब कुछ देते हैं, आपको थोड़ा बहुत फल दे रहे हैं, और जुपिटर से हमको संतान में प्रॉब्लम हो रही है, मैरिज में भी दिक्कत हो रही है, धन में भी दिक्कत हो रही है, भाग में भी दिक्कत हो रही है। और जुपिटर हमारे 1 डिग्री या 0 डिग्री या लास्ट में 29 डिग्री। कोई भी प्लेनेट कहाँ तक होता है? 0 से 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो 30 डिग्री तो पहुंचेंगे, 30 डिग्री में 0 डिग्री हो जाएंगे, 29.9 हो सकते हैं। ठीक है, 30 डिग्री एज 0 डिग्री हो जाएगा। तो अगर लास्ट में 29 डिग्री के भी हैं तब भी हमको प्लेनेट को क्या करना पड़ेगा? अंश दोष में आ रहे हैं, उनके अंश को हमको क्या करना पड़ेगा? बड़ा करना पड़ेगा।
अब आता है एक ग्रहण दोष से अगला पार्ट, ग्रहण दोष। ग्रहण दोष का मतलब क्या होता है? ग्रहण दोष का तो वैसे भी आप जानती हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो लगता है वही क्या होता है, ग्रहण दोष। और उसी को पितृदोष भी कहते हैं। उसी किसी कहते हैं पितृदोष। सन या मून, सूर्य या चंद्रमा, ठीक है, राहु या केतु के साथ हो जाए तो उसको बोलेंगे ग्रहण दोष। सूर्य और चंद्रमा, सन और मून किसके साथ हो, केतु या राहु के साथ। जैसे सन केतु हो जाए, सन राहु हो जाए, मून केतु हो जाए, मून राहु हो जाए। बात समझ में आ रही है? या मून सन और साथ में राहु बैठ जाए, तब भी ग्रहण दोष लग गया। तो ग्रहण दोष में प्रॉब्लम क्या आएगी? ग्रहण दोष में प्रॉब्लम किसकी आएगी? ग्रहण दोष में प्रॉब्लम हमारे सन सन बैठे हैं तो सन को आएगी। ग्रहण तो राहु लगा रहे हैं, किसको लगा रहे हैं? सन को लगा रहे हैं। सन क्या है? हमारे नेम फेम है, हमारे पिताजी हैं, हमारी गवर्नमेंट बॉडी है, हमारा कैरेक्टर है, इन सब पर ग्रहण लग रहा है। इन सबको हमको रिमूव करना है। तो इसमें तो हम जब भी दोष आएगा तो हम क्या करेंगे? या तो रुद्राक्ष का सहारा लेंगे, या तो मंत्रों का सहारा लेंगे, या तो दान का सहारा लेंगे। जेम स्टोन का सहारा नहीं लेंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसमें सन प्रभावित हो रहे हैं। तो जब सन प्रभावित हो रहे हैं तो सन की चीजों का क्या करना है हमको? दान करना है यहाँ पर। सी, तो आप लोग करते हैं, लोग सूर्य ग्रहण में और चंद्र ग्रहण में क्या करते हैं? लोग अपने मंदिर को क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। जी। हाँ, इतने समय तक पूजा नहीं होगी। फिर नदियों में स्नान करते हैं, फिर ईश्वर का ध्यान करते हैं। ठीक है। लेकिन वो तो एक दिन की बात है, लेकिन आपकी कुंडली में है तब तो उसको हटाना पड़ेगा ना। ये तो भाई एक दिन की बात है तो अब सब लोग जान गए इतने घंटे के लिए ठीक है। लेकिन वो तो आपके बर्थ चार्ट में है। तो बर्थ चार्ट में उस दोष से क्या प्रॉब्लम आएगी उसको हमको समझना पड़ेगा। मून है, आपके मन पर ग्रहण लगा है, मून के साथ केतु बैठ जा रहा है, तो ग्रहण, मन पर ग्रहण लग गया। मन पर क्या लग गया? ग्रहण लग गया। चंद्रमा की क्या है? तो हर चीज, चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा कैश लिक्विड है, चंद्रमा माता है। ठीक है। चंद्रमा आप, और क्या बताए थे चंद्रमा के बारे में आपको? चंद्रमा आपका ट्रेवल है, चंद्रमा आपकी चेंजिंग है। ठीक है। चंद्रमा के बारे में ढेर सारी चीजें बताए थे। ये मेडिकल में भी चंद्रमा आते हैं। तो जी। चंद्रमा करीब 6 ग्रह से भी स्ट्रांग होते हैं, केवल सन से स्ट्रांग नहीं होते। तो चंद्रमा की चीजों को हम क्या करेंगे? इनहेंस करेंगे। और जो हमको ग्रहण दे रहा है उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। बात समझ में आ रही है? तो इन सब चीजों में भी हम क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे। और हम क्या करेंगे? बीज मंत्रों का जाप करेंगे। बीज मंत्रों का क्या करेंगे? जाप करेंगे। जो पीड़ित कर रहा है उसी को हटाएंगे। पीड़ित कौन कर रहा है? राहु। ठीक है। जी। अब तो यहाँ राहु के पर मंत्रों का जाप करेंगे। है, हाँ, क्या कर रही हैं? तो राहु के मंत्रों का जाप करेंगे, जैसे आ, ये जब ग्रहण लगेगा तो। ग्रहण लगेगा तो आपके, देखिए, आपको राहु का मंत्र का जाप करना है कि साथ साथ सन के मंत्र का जाप करना है। अच्छा तो। क्योंकि मंत्रों से वो अभिमंत्रित होके इनहेंस करेंगे, बढ़ेंगे। तो हमको बढ़ाना सन को है, अच्छा। राहु को नहीं बढ़ाना है। बात समझ में आ रही है? राहु को बढ़ा देंगी तो राहु हमारे लिए क्या हो जाएंगे? थोड़ा कष्टकारी हो जाएंगे। राहु की चीजों को आप न बढ़ाइए। ठीक है। तो इन सब चीजों में आप रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं, पूजा करा सकती हैं। अब अगला पॉइंट किसका है? अंगारक दोष। अगला पॉइंट है अंगारक दोष। मार्स और राहु, मार्स और राहु जहां साथ में बैठे हैं वो कौन सा दोष बनाते हैं? अंगारक। अंगारक क्यों? मंगल
किसका सिग्निफिकेटर है, क्या बताता है? मंगल आपके तो साहस हैं, आपके पराक्रम है, आपके छोटे भाई हैं। ठीक है। मंगल आपकी प्रॉपर्टी है, आपका धन है, आपका अग्नि है। अग्नि भी किससे है? मंगल। क्रोध भी किससे है? मंगल। राहु क्या कर देते हैं? बड़ा कर देते हैं। तो यानी कि क्रोधाग्नि आपकी क्या हो गई? बड़ी हो गई। तो मंगल प्लस राहु मिलकर क्या बनाते हैं? अंगारक दोष का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो अगर मंगल की कहीं एक्सीडेंट की पॉइंट आएगा छोटा, तो राहु उसको मिलकर बड़ा कर देंगे, छोटा सा चीज को बड़ा कर देंगे भाई, छोटी सी बात को बड़ा कर देंगे। मतलब बेमतलब की वाद विवाद आपके घर में, या आपके प्रोफेशन जगह पे, या प्रॉपर्टी में, वो छोटी सी बात बहुत बड़ी हो जाएगी और आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम की कारक हो जाएगी। इसको बोलते हैं अंगारक दोष। ठीक है। अब आगे क्या है? केंद्रुम दोष। केंद्रुम दोष समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, केंद्रुम दोष समझना। तो चलिए, केंद्रुम दोष मतलब क्या हुआ? केंद्रुम दोष समझने का मतलब चंद्रमा जो है, चंद्रमा, मून के जिस हाउस में बैठा हो, उसके आगे पीछे हाउस में कोई प्लेनेट ना हो। बात समझे? चंद्रमा अकेला हो जाए। चंद्रमा अच्छा। क्या हो जाए? अकेला। अकेला। जैसे किसी भी व्यक्ति का मन, जैसे रात में अगर कोई अकेले चल रहा है, तो वो क्या करेगा? वो बहुत उसको डर लगेगा। उसका मन में तमाम प्रकार के क्या आएंगे? विचार आएंगे। और उस समय जो विचार आएंगे अकेले रहने पर, अच्छे विचार तो आते ही नहीं है। अकेले भी व्यक्ति कोई है, अब अकेले बहुत दिन तक रह रहा है, तो उसके मन में विचार पॉजिटिव नहीं रहते हैं, उसके मन में विचार निगेटिव ही आते हैं। ठीक है। वो जी। पॉजिटिव सोचेगा जब किसी के साथ रहेगा। इसलिए कहा गया है कि चंद्रमा को किसी के साथ, प्लेनेट के साथ रहना क्या है? जरूरी है। और कभी चंद्रमा अकेला पड़ जाए, तो समझिए क्या कि उसको कौन सा दोष है? केंद्रुम दोष उसको बोलते हैं। पराशरी की भाषा में केंद्रुम दोष। उस समय मून की हमको रेमेडी करनी चाहिए, क्योंकि मन हमारा अकेले हो रहा है। मन हमारा अकेले, और मन तो एक सेकंड में मन पता नहीं कहाँ कहाँ तक सोच सकता है। तो जब भी देखिए, जब भी कोई केस आता है अकेले रहने पर, तो ज्यादा केस, जो खतरनाक केस आता है, एक्सीडेंटल हो, चाहे डेथ वाला हो, चाहे और कहीं पर भी हो, या किसी का कोई अनहित करना हो, वो अकेले रहेगा तभी करता है। अकेले रहेगा तभी सोचेगा ज्यादा। और दो लोगों के साथ रहेगा तो वो कम सोचेगा। मतलब उनके अंदर जो सोच होगी वो निगेटिव। मेरे कहने का सेंस है कि मून अगर अकेले हाउस में है, अकेले हाउस का मतलब मून के साथ कोई नहीं बैठा है, और उसके आगे पीछे हाउस में भी कोई ना हो। बताइए फॉर एग्जाम्पल, जैसे मून एक नंबर हाउस में बैठा है, फर्स्ट हाउस में, लगन में, तो 12 में भी कोई प्लेनेट ना हो, और सेकंड में भी कोई प्लेनेट ना हो। अच्छा। समझ में आ रहा है? जी। मून अगर सपोज कीजिए, ये आपकी कुंडली में मून फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो इसके साथ तो कोई प्लेनेट न हो, और साथ इसमें भी न हो, और इसमें भी न हो, तो उसको बोलते हैं कौन सा दोष? केंद्रुम दोष। देखिए, नाम तो बहुत खतरनाक खतरनाक है, नाम पे मत जाइए। उसकी पॉइंट को जब आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। यहाँ का मतलब यह है कि मून चाहकर भी इस हाउस से नहीं बना सकता, इस हाउस से भी नहीं बन सकता। लेकिन ये हम दोष जान रहे हैं। अब हर चीज के दोष का अपवाद भी है, ऐसी बात नहीं है। जैसे आप जान गए मंगल दोष, ठीक है, तो मंगल दोष तो जान गए, लेकिन मंगल दोष कटने का भी प्रावधान है। ऐसे ही केंद्रुम दोष भी कटने का प्रावधान है। केंद्रुम दोष कटने का प्रावधान क्या है? फर्स्ट सेकंड में देख लिए, मून नहीं है, कोई प्लेनेट नहीं है। अब मून से चलिए गिनते हुए, अगर पांचवें हाउस में भी कोई ना हो, पांचवें हाउस तक कोई प्लेनेट ना मिले,
तो समझिए कि केंद्रुम दोष पक्का है, अच्छा। नहीं तो उसकी जो है कैंसिलेशन हो जाता है। जैसे 1 2 3 4 5, अब समझिए ये नहीं कि कोई प्लेनेट यहाँ बैठा है, मान लीजिए मार्स यहाँ बैठा है, तो कहेंगे केंद्रुम दोष खत्म हो गए। पांचवें पर आइए, 1 2 3 4, इसको छोड़ दीजिए, 5 हम्म। यहाँ आइए, ठीक है। हम्म। पांचवें हाउस देखिए कि कोई प्लेनेट बैठा है कि नहीं, नहीं। ठीक है। और हम्म। अगर अगल बगल नहीं है तब भी तो इफेक्टेड वो करता ही है। अगर पांचवें में कोई मिल गया प्लेनेट उसको, हम्म। क्यों क्यों पांचवें की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब ट्राइन बनाता है, कोई तो बताए थे 1 5 9 का बनाता है ट्राइन। हम्म। ट्राइन बनता है 1 5 9, एक एक हम्म। फर्स्ट हाउस, 5 आपका त्रिकोण भाव, और 9 भाव, नाइन्थ भाव आपका क्या हुआ, लक भाव। तो इसी से हम्म। व्यक्ति का निर्माण होता है, यही आपकी ऊर्जा है, ये आपकी क्या है, शरीर में ऊर्जा। तो पांचवें में अगर उसको मिल गया तब भी गनीमत है, उसके ऊपर वो बच जाएगा। तो हम्म। उसको बोलते हैं केंद्रुम दोष, ठीक है। हम्म। शनि, अगला पॉइंट आता है विष दोष। सर, ये अगर ये मून जो है 7वें हाउस में बैठे। मून 7वें हाउस में, चलिए ठीक जी। है। तो फिर हाँ, हम 5वां और नहीं उधर से मून, 8। अच्छा मून क्या है, पीछे छठवें में कोई नहीं है, जी। छठवें में कोई नहीं है, आठवें में कोई प्लेनेट नहीं है। जी। पहले तो ये देख लीजिए ना। मतलब वही करेंगे, बस पोजीशन सेम होगा। हाँ, अगर मून पोजीशन कहीं पे भी सेम रहे। होगा, फिर यहां से काउंट कर लीजिए। 1 7th के बाद ये 1 हो गया, 8 2 हो गया, 9 3 हो गया, 10th 4 हो गया, और 11th क्या हो गया, 5। 5 होगा। तो यहां से गिन लीजिए, जहां से मून बैठा है वहां से काउंट कर लीजिए। बात समझ आ रही है। जी। जी। और अगर आप 9 तक भी बढ़ जाते हैं तब भी माना जाता है कि वो कैंसिलेशन हो सकता है, क्योंकि ट्राइन 1 5 9 का है। टाइन किसका है, 1 5 9, यानी वन, जो हम आपको वो पढ़ाएंगे BNN, तो जो ट्राइन बनता है 1 5 9 का मतलब पहला हाउस एंड फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस, ये तीनों हाउस के प्लेनेट एक साथ माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, एक साथ माने एग्जिट। जाते हैं, हाँ। इनका जब ट्राइन हम पढ़ेंगे तो 1 5 9 में, यानी कि इनका जो ट्राइन होता है एक साथ होता है, 2 6 10 का एक साथ होता है, 3 7 11 का क्या होता है, एक साथ होता है, ठीक है। 4 8 12 का एक साथ होता है। भृगुनंदी नाड़ी है। तो भृगुनंदी नाड़ी इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, तो क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं जानेंगे फिर नहीं कर पाएंगी। तो पहले तो देखिए, अब पराशरी जब आप जान गए ना, तो फिर बाकी को जानने में आपको उतना ही मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी मेहनत पराशरी में करनी पड़ती है, पराशरी तो भैया समझ लीजिए प्रशांत महासागर है, उससे भी ज्यादा लीजिए इसको, आप समझ लीजिए कि गैलेक्सी है। गैलेक्सी मतलब आप अभी एक ही तारा देखें, सन, सन जैसे पता नहीं कितने तारे, जितनी कल्पना आप कर सकें। तो पहले सन के बारे में कीजिए। तो गैलेक्सी से पहले आप पहले एक लेवल में आइए, प्रशांत महासागर समुद्र, ठीक है। वहां अच्छा। पर आप गोता लगाइए, जय बार गोता लगाएंगे तय बार नई नई चीज मिलेगा। जय बार आप किसी एक बुक को पढ़ेंगे तो हर बुक की एक लाइन का 1 करोड़ मीनिंग होगा। जी। तो उसका इंटरसेप्शन जो किया जाता है, उसकी जो व्याख्या की जाती है, एक्सप्लेशन किया जाता है, उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा थिंकिंग करना पड़ेगा। थिंकिंग कब करेंगे, जब ये बेसिक नॉलेज आपको आता रहेगा। और यही सब मिला के है, जैसे इतनी चीज जान गए, अब कोई आपके कहीं पर भी मान लीजिए पूरे एस्ट्रोलॉजर की कहीं पर सम्मेलन हो रहा है, ठीक है। आप भी बैठ गए, तो कोई जब बोलेगा कि भाई श्रापित दोष है, अब वो सन के साथ केतु और सन के साथ राहु नहीं कहेगा, वो क्या कहेगा, श्रापित दोष है इस व्यक्ति को। तो आप श्रापित दोष के बारे में जानते रहेंगे तब न समझेंगे कि सन के साथ केतु है और सन के साथ राहु है। या विष दोष जब बोलेगा तो वो तो थोड़े कहेगा सैटर्न और मून साथ में है, वो तो आगे आप पढ़ी हैं, जानती हैं इसका मतलब क्या है, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर हम भी बात कर रहे हैं सैटर्न और विष दोष की। चंद्रमा और शनि अगर साथ में हो, ठीक है,
हम्म। साथ का और कैसे हो, साथ में कैसे हो सकते हैं, कंजक्शन साथ में हो, या तो दृष्टि संबंध बना लें, मून की हम्म। सातवीं दृष्टि चंद्रमा सैटर्न पर आ जाए, या सैटर्न हम्म। की 3 7 10 की कोई दृष्टि कहाँ चली जाए, मून पे चली मून पे। जाए, या मून का नंबर कौन हाउस है 4, हम्म। और सैटर्न का हाउस कौन सा है 10th एंड टेन 11th। इलेवन। ठीक है, तो 10th में आ जाए मून, हम्म। और सैटर्न कहाँ चले जाएं 4 नंबर में। फोर में। तो राशियों को क्या कर लिया उन्होंने, एक्सचेंज कर लिया। 4 नंबर में मून की राशि में सैटर्न बैठ गए, हम्म। और सैटर्न की राशि 10 नंबर में कौन बैठ गया, मून। इसका मतलब सैटर्न और मून का आपस में क्या हो गया, कहीं ना कहीं से लिंक हो गया। हम्म। तो कहीं ना कहीं से लिंक अगर हो जाए तो समझिए विष दोष है। ज्यादा प्रॉब्लम दृष्टि से उतनी नहीं आती जितना कि कंजक्शन से आती है। हम्म। दृष्टि से आएगी, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि गड़ गए कोट दृग उसी ओर, और हम्म। जिसके निज पर रिख धरा हाथ, उसके रक्षक फिर कोटिनाथ। तो कहने का मतलब यह है कि सैटर्न और मून की दृष्टि भी काउंट करेगी, ऐसी बात नहीं है कि दृष्टि काउंट नहीं करेगी। मैंने बताया था तीसरी सातवीं और 10वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, शेष क्या होता है 1/4 दृष्टि होती है, 3/4 दृष्टि होती है। थ्री फोर दृष्टि होती है, हाँ। हाँ, ठीक है। हम्म। तो कंजक्शन जो साथ में बैठा हुआ है, उस जैसे बगल में मेरे कोई बगल में बैठा हुआ है, वो हमसे ज्यादा प्रभावित होगा। लेकिन कोई हमसे दूर बैठा है तो मुझे बोलना पड़ेगा, वो भी हम्म। बोलना कि मेरी आवाज कुछ जाएगी, कुछ इसकी आवाज नहीं आएगी। मैं देख तो रहा हूँ, आंख भी दिखा सकता हूँ, वो समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा, लेकिन प्रभाव तो उस पर पड़ेगा कि हमको कुछ वो दिख कर रहे हैं, लेकिन जो पास में है वो ज्यादा प्रॉब्लम में है। तो शनि मून की अगर कहीं का दृष्टि देखो तो उसको बोलते हैं विष दोष। इसमें कौन इफेक्टेड हो जाएगा, मून। हम्म। जो मेलेफिक प्लेनेट होते हैं अगर बैठे हैं बेनिफिक प्लेनेट के साथ, तो हमेशा प्रभावित बेनिफिक प्लेनेट होगा। कैसे, मैथमेटिक्स का कौन सा फॉर्मूला है, माइनस इंटू प्लस, रिजल्ट इक्वल क्या टू आएगा, माइनस। 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 ठीक है, यानी कि माइनस मेलेफिक प्लस बेनिफिक। तो जब भी माइनस और प्लस में रहेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, माइनस। यानी कि सैटर्न माइनस और मून प्लस इज इक्वल टू सैटर्न माइनस। तो रिजल्ट कौन प्रॉब्लम करेगा, सैटर्न करेंगे। सैटर्न। ठीक है, रिजल्ट सैटर्न का आने वाला है। किसके ऊपर करेंगे, मून। मून माने मून। मन के ऊपर। तो मन को हमको किसी व्यक्ति का शरीर और मन ही तो इम्पोर्टेंट होता है। अगर मन ही गड़बड़ हो जाएगा तो उसको किसी चीज की इच्छा ही नहीं करेगी, किसी चीज में दिल में इंटरेस्ट ही नहीं होगा, तो फिर आगे वो नहीं जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि हमारा मून प्रभावित हो रहा है कि नहीं। उस समय शनि का रिजल्ट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, शनि की रेमेडी करेंगे, भाई हमारे मून पर प्रभाव कम करो, उसका दान करेंगे। और मून को हम क्या करेंगे, एग्जा इन्फ्लुएंस में बढ़ाएंगे। मून प्रभावित हो रहा है, उनको इनहेंस करेंगे, अप करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे, मून को अप करने का तो मैंने आपको रेमेडी तमाम बताया है कि जी। चांदी के गिलास में दूध पीजिए, ठीक है, बताया है। मून की रेमेडी के साथ, मून चांदी का कारक है, चावल का कारक है, चांदी और चावल अपने पास रखिए। माता, मून माता के कारक है, माता का पैर छूइए, माता का आशीर्वाद लीजिए, ठीक है। मून के मंत्रों का जाप कीजिए, ठीक है। मून कौन है, मून को मैंने किस प्लेनेट से किस ईश्वर से जोड़ा था, शिव जी से। शिव जी से। शिव जी पर जलाभिषेक कीजिए, बाल विवाह का आपका नहीं होगा, गारंटी के साथ लिख के ले जाइए। बाल विवाह का अगर हो जाए तो है, क्यों, क्योंकि शनि भी लॉर्ड शिवा को मानते हैं। शनि भी किसको मानते हैं, लॉर्ड शिव जी। शिवा को। और मून भी कहाँ गए, लॉर्ड शिवा के पास उनका है। तो लेकिन जो लोग इनकी चीजों को नहीं जानते हैं, उनमें प्रॉब्लम यह है कि वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे कि मेरा मन कितना उदास है, क्यों इतना डिस्टर्ब हो रहा है। तो करें तो कोई अपना मन से चीजों से करें। चांदी की चीजों को अपने पास रख के, शनि सैटर्न है तो सरसों, अब सैटर्न को हमको रिमूव करना है, शनि देव के मंदिर जाकर क्या करेंगे, सरसों के तेल का दिए। दान करें। दीपदान। हाँ, दिया जलाएं, ठीक है।
शनि देव के मंत्रों का पाठ भी करें कि ये शनि देव जी इन चीजों से हमें बचाइए। ओम प्राम प्रीम प्रो स शनिचराय नमः। ठीक है। तो शनि देव जी ऐसा नहीं है कि आपको, शनि देव जी लंगड़ा हैं, ठीक है, तो लंगड़े को भी शनि शनि देव को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बुढ़े व्यक्ति को शनि देव को रिप्रेजेंट किया जाता है। बुढ़े देव की सेवा करें, शनि को जो है क्या करें, शांत करें। तो शनि देव जी सब समझेंगे कि ये हमारे पक्ष में है, हम सब चीजों को मानने वाला है, तो निश्चित रूप से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब आइए, अच्छा श्रापित दोष दो बार लिख दिए मैंने क्या, जी। देखिए, एक यहाँ भी लिख दिया और एक नीचे। यहाँ भी लिख दिया। अच्छा सर, काल सर्प दंश में हाँ, लोग वो चांदी या तांबे का भी सांप बना के शिव जी को चढ़ाते हैं। हाँ चढ़वाते हैं, तो चढ़वाते हैं तो पंडित चढ़ाएंगे, पंडित चढ़ाएंगे ना, बड़ा बिल्कुल सही कर रही हैं, चढ़ाते हैं। लेकिन वो विधि विधान पूजा द्वारा, विधि हम्म। विधान पूजा पूजा। द्वारा। तो जैसे अगर कोई जा रहा है, तो अगर आप ऐसे बुलाएंगे पंडित जी को, तो आपका बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, करीब 25 30 40 हजार ले लेंगे, 50 हजार ले लेंगे वो लोग। हम्म। अब भाई एक आदमी कितना करेगा। तो हम्म। ऐसे क्या है कि जब नासिक में है, तो वहां पर एक साथ लोगों को सामूहिक रूप से जब चलता हम्म। रहता है वहां पर, तो बैठकर एक साथ काल सर्प उसका का वो होता है निदान। व्यक्तिगत आपके साथ में ढेर सारे लोग रहते हैं, तो आप भी बैठ जाएंगे, तो आपका खर्च भी होगा, काल सर्प दोष की पूजा हो जाएगी। और वहां से जो नाग है चांदी का या तांबे का, लाकर शिव जी को चढ़ा दीजिए, अच्छा। और एमडी हो गई कम पैसे हम्म। में। और आप उनकी एक ज्योतिर्लिंग की आपने पूजा भी कर ली, अब इससे हम्म। बेस्ट क्या है। ठीक है, हम्म। बगल में और भी मंदिर है, वहां पर शनि सिंगनापुर है, वहां भी जा सकती हैं। साईं जी हम्म। का मंदिर है, वहां भी जा सकती हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, तो जो जानकार हैं उसको बताते हैं। जो इससे कंसल्ट लेना चाहते हैं, कंसल्ट लेंगे तो कंसल्ट आदमी देता है, कंसल्ट हम्म। नहीं लेंगे तो फिर कंसल्ट नहीं दे सकते। अब भाई देखिए, अल्प ज्ञान खतरनाक ज्ञान होता है। अल्प ज्ञान माने थोड़ा सा ज्ञान जानकर स्वयं रेमेडी शुरू कीजिए। अब जैसे थोड़ा जान गए कि भाई देखिए, 2 3 इंजेक्शन लगा लिए किसी के यहाँ डिस्पेंसरी में, और 2 3 इंजेक्शन आप स्वयं यूज करने लगे। पहले तो आप उसको थाली पढ़िए ना। आप जब तक पढ़ें, देखिए, इस संसार में, इस पृथ्वी पर जो भी आया है, ये मान कर चलिए कुछ देने के लिए आया है। तो ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है। आप, ज्ञान ही आपको कहाँ से कहाँ पहुंचाता है। तो ज्ञान की पूजा कीजिए, ज्ञान दूसरों को दीजिए। ठीक है, जितना ज्ञानी बनेंगे उतने ही ज्यादा आप ईश्वर के पास जाएंगे, पास पहुंचेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, ज्ञानी बनेंगे। आपके पास वीनस आएंगे, जुपिटर आएंगे, ज्ञानी से जुपिटर, जुपिटर से धन, ज्ञानी से केतु, केतु से आध्यात्म, केतु से ऐशो आराम। तो जब अपने पास रहेंगे तो और लोगों की आप क्या कर सकते हैं, सहायता करिए। अभिमानी मत बनिए, और लोगों की सहायता करना चाहिए। कब, जब आपके पास उस ज्ञान से धन की प्राप्ति हो, तो उस धन की प्राप्ति का कुछ हिस्सा आप लोगों की सेवा में लगाइए। तो ठीक है। ये चीजें हैं। आप लंगड़े व्यक्ति को थोड़ा सा दान कर दीजिए, शनिदेव लंगड़े है, बुजुर्ग, सहायता कर दीजिए। तो ये जो छोटी छोटी रेमेडी हैं, ये आपकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का बचाव करती हैं। ये छोटी छोटी चीजें, जैसे आप ट्रेन में जा रही हैं, तो क्या देखती हैं कि आप बैठे हैं स्लीपर में, आप एक आदमी या एसी के थर्ड एसी में बैठे हैं, तो एक अक्सर देखा जाता है कि उसमें जो मेन कर्मचारी ना आकर स्टेशन से कुछ जो है लोअर कर्मचारी आते हैं, लोअर क्या, मजदूर वर्ग कोई आ जाता है, गरीब आ जाता है, वो अपना शर्ट निकाल कर क्या करता है, फर्श को साफ पोछा। करता है, करता है, और लास्ट ठीक। में आते आते आपसे पैसा मांगते हुए जाता है, यही करता है। तो जी। मैं कह रहा हूँ, आपने, ईश्वर ने आपको कुछ बनाया, आपसे वो ये नहीं कह रहा है कि हमको 100 रुपए दे दो, 1 हजार दे दो, कुछ दे दो। आप 1 रुपए ही निकाल के दे दिए, समझ लीजिए वो शनि के लिए बहुत रेमेडी है। वो आपको आपकी बचाव है।
वो 1 रुपया आपके लिए 1 करोड़ के बराबर हुआ, आपकी बचाव हो गया। और क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं जाओ भाई, ठीक है। तो कुछ चीजें आप देख लीजिए। तो जो मेहनत कर रहा है, वर्क कर रहा है, सैटर्न कहते हैं कि जो हार्डनेस कर रहा है, जो पंचुअलिटी में कर रहा है, जो ईमानदारी से कर रहा है, उसको आप, अगर कुछ बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसको आप कर दीजिए दान। तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। ऐसे क्यों? क्योंकि इसकी देखिए एक कथा भी है। कथा तो हम बहुत नहीं सुनाएंगे, लेकिन एक बता दे रहे हैं। एक बार शनि देव जी जब सूर्य लोक में थे, तो हुआ यूं कि उस समय सूर्य देव जी ने कहा कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक यज्ञ करना चाहते हैं। और उस समय दुर्वासा ऋषि को बुलाया गया। तो दुर्वासा ऋषि को शनि देव जी लेने गए। अब हुआ क्या था कि दुर्वासा ऋषि जी की जो पत्नी है, उनके मृत्यु का कारण शनिदेव जी बने थे, ठीक है। अब हुआ यूं कि जैसे वो दुर्वासा ऋषि जी के पास पहुंचे, वो आग बबूला हो गए कि आपके कारण जो है हमारी पत्नी का निधन हुआ, और आप जो है हमको यज्ञ के लिए लेने आ रहे हैं, मैं आपको श्राप दूंगा। तो शनिदेव जी ने कहा कि गुरुदेव, मैंने जो देवी ने कहा, मैंने कहा तथास्तु, आपके मन की बात पूरी हो। तो उन्होंने जो मन की बात कहा कि आज जो है मैं भस्म हो जाऊं, और हमारे पति जी रोज श्राप देते हैं, तो उसी के कारण क्या है, जैसे ही आपने श्राप दिया, उसमें क्या हुआ, वो घटना घट गई। तो इसमें मेरा दोष नहीं है। लेकिन फिर भी दुर्वासा ऋषि ने कहा कि नहीं, आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं इसके। अगर आप ऐसा वरदान नहीं दिए होते तो ये काम न हुआ होता। तो कहे कि ठीक है। फिर अपने आंख बंद करके अपनी चीजों को देखे, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ठीक है, शनिदेव जी तो कह ठीक रहे हैं, लेकिन उनके अंदर की आत्मा ये मानने के लिए तैयार नहीं हुई कि नहीं, शनिदेव जी दोषी नहीं है। उन्होंने कहा मैं इनको श्राप तो दूंगा जरूर, और श्राप का कोई न कोई मार्ग खोजूंगा। तो उस मार्ग में हुआ यूं कि शनिदेव जी चले दुर्वासा जी को लेकर। उन्होंने कहा कि अगर मेरे रास्ते में एक कंकड़ भी पड़ जाएगा और मेरे पांव को कष्ट हुआ, तो शनिदेव जी उसी समय मैं आपको श्राप दूंगा। शनिदेव जी ने कहा तथास्तु, चलिए। शनि अब वो नंगे पांव चलना शुरू किए। अब उनके मन में क्या था कि अपने प्रभाव से, तपोबल से कहीं न कहीं क्या ला देते थे, कांटा ले आते थे। शनि आगे आगे साफ करते जा रहे थे, और दुर्वासा ऋषि जो है उसके पीछे जलते चले जा रहे थे। अब जब वो जलते जा रहे थे, अंत में हुआ कि थोड़ी दूर जाने के बाद तो कोई मौका ही नहीं मिल रहा था ना उनको। तो उनको जब मौका नहीं मिला, तो क्या किए कि वो एक पर्वत था, पर्वत की तरफ देखे, और वहां से जो है आग, जो लावा होता है ज्वालामुखी का, वो रास्ते में बहना शुरू हुआ। तो जब वो देखे लावा, तो शनिदेव जी कहे अब तो भाई वो होगा, अब तो हमको श्राप मिलना ही मिलना है, बचेंगे नहीं। तो जैसे शनिदेव जी वहां पहुंचे, उन्होंने अपना क्या किया, लावा के ऊपर उन्होंने अपना पैर ऐसे रखा रखा शनिदेव जी नीचे, और वो दुर्वासा जी ने रखा, और शनिदेव जी अपना हाथ उनके पैर के नीचे लगा दिए। और ऐसे दोनों लगाए, और किसका किसका पूजन करने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्योंकि उन्हीं को वो अपना मानते थे, गुरु हर चीज। तो हुआ कि उस समय भी उनका बचाव हो गया। तो दुर्वासा ऋषि जब वहां पहुंचे, तो अब उनके पास कोई मौका नहीं था फिर भी श्राप देने का। उन्होंने कहा जाओ गंधर्व लोक से पानी लेकर आओ, तब हम जो है करेंगे पूजा।
तो अब शनिदेव जी गंधर्व गए। अब गंधर्व में जाते वक्त वहां पर जो जाता था पानी लेने, मूर्ति बन जाता था। हम्म, तो हुआ यूं कि जैसे ही वो जाने लगे तो उनको रास्ता ही नहीं मालूम था। तो वहीं पर एक कोढ़ी व्यक्ति या लंगड़ा व्यक्ति बैठा हुआ था, हम्म, और लोग उससे पूछते थे और उनकी हम्म, बातों को करके वो चले जाते थे। तो जैसे ही हम्म, आगे बढ़ते थे वो बन जाते थे, मूर्ति। मूर्ति बन जाते थे। तो शनि देव जी उनके पास जब पहुंचे तो शनि देव से वो कहे, पूछे कि हमसे क्या मतलब है। लेकिन वो बार बार उनसे पूछ रहे थे, और वो लंगड़ा व्यक्ति बार बार जो है उनको प्रॉब्लम कर रहा था, कि मतलब कि हम्म, कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहा था ताकि शनि देव को गुस्सा आ जाए। और हम्म, जैसे ही गुस्सा आता वैसे ही वो बन जाते। उसमें हम्म, पेशेंस देखा जा रहा था। तो शनि देव हम्म, ने कहा कि चलो मैं दिखाता हूं आपको लेकर, हम्म, आप मुझे उठाइए, कोढ़ी व्यक्ति को। हम्म, तो शनिदेव ने देखा, कहा कि तो शनिदेव जी ने क्या किया, कोढ़ी व्यक्ति को उठाया, हम्म, और उठा के जब चलना शुरू किए तो वो जो बना हुआ था कोढ़ी व्यक्ति, लंगड़ा व्यक्ति, वो गायब हो गए। तो गायब हो गए तो उसके बाद हुआ यूं कि शनिदेव जी को उन्होंने मार्ग बता दिया। तो हम्म, क्या कहने का सेंस है शनिदेव के? शनिदेव के कहने का सेंस है कि रास्ते में आपकी आने वाली बाधाओं को दूर को आपको करना है, हार्डनेस हम्म, से। हम्म, हार्डनेस से आपको दूर करना है। पेशेंस हम्म, का परिचय आपको भी देना है, दयालु हम्म, भी बनना है, और हम्म, जस्टिस भी करना है। अगर इन चीजों को आप नहीं करते तो शनि की दशा, अंतरदशा, या तो शनि के साथ मून बैठा हुआ तभी प्रॉब्लम, तो इन सब चीजों से आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है। हम्म, ये शनि देव का गुण है। तो इसीलिए कहा जाता है शनि देव जी जस्टिस के कारक हैं, हार्ड वर्क के कारक हैं, पंचुअलिटी के कारक हैं, न्याय के कारक हैं, प्रोफेशन के कारक हैं, और बुजुर्ग के कारक हैं, लंगड़े व्यक्ति कारक हैं। तो इन सब चीजों की रेमेडी करके ही आदमी आगे जा सकता है। रेमेडी कोई पहाड़ों से या कोई ऐसी चीज थोड़ा है कि बना के किया जाए। वो आपके मन में उठने वाले विचार हैं। आपके विचार कैसे होंगे, क्या आप कर पाएंगे। तो किसी भी क्लाइंट को सिंपल रेमेडी बतानी चाहिए, बहुत क्लिष्ट रेमेडी मत बताइए कि बेचारा कर ही ना पाए। जी, अभी सरसों का तेल का जागीदान कर लीजिए, दीपक कर लीजिए, ठीक है। शनि देव के मंत्रों का ओम प्राम प्रीम प्रो स शनिचराय नमः मंत्र पढ़ लीजिए, और न्यायप्रिय रहिए, और किसी लंगड़े व्यक्ति को कभी मिले तो दान कर दीजिए। बस क्या इसमें दिक्कत है? कभी भी नहीं। क्या डेली थोड़े करना है? जब आपको, तो इन सब शनिदेव जी कहते हैं अगर इन सब मेरी चीजों को आप मानते हैं तो मेरी दशा हो, अंतरदशा हो, और चाहे ढैया हो, शनि मून ढैया। अच्छा, ढैया के बारे में जानती है कि नहीं? ढैया कब होता है? साढ़े साती, हम्म, साढ़े साती। साढ़े, जी, जी, साढ़े साती के बारे में बताए थे आपको। जी, जी। साढ़े सब साती कैसे बनता है बताइए। जैसे कि अगर, कैसे बता, हाँ, जैसे मान हाँ, लीजिए 5 नंबर में ठीक है। चंद्रमा बैठा है। ठीक है। अब यहाँ से शनि जो चलेंगे, यहाँ 6 और 7 ट्रांजिट का शनि बोलिए। ट्रांजिट वाले। ट्रांजिट का शनि माने इस समय जो शनिदेव जी गोचर कर रहे हैं। जी, जी। जो शनिदेव जी इस समय गोचर कर रहे हैं, इस समय शनिदेव जी का गोचर का कौन सा नंबर है? 12 नंबर, मीन भाव में। इसको भी आपको याद कर, किसी एस्ट्रोलॉजर को करंट का याद रखना पड़ता है, या नहीं तो यूट्यूब से उससे देख अच्छा। लीजिए, क्या कहते हैं जी, गूगल से देख लीजिए। ठीक है, सपोज कीजिए मून यहाँ बैठे हैं, तो शनिदेव जी इस हाउस में रहें, हम्म, ढैया शुरू हो जाएगी। इस हाउस में रहें, ढैया शुरू हो जाएगी। और इस हाउस में रहें तो ढैया क्या हो जाएगी? शुरू हो शुरू हो जाएगा। जाएगी। माने ढाई, शनि एक हाउस में कई वर्ष आते हैं? 2.5 वर्ष। ढाई। तो जी। 2.5 वर्ष रहेंगे तब भी मून को इफेक्ट देंगे। मून के हम्म, ऊपर आ जाएंगे तब तो मून को इफेक्ट देंगे ही, ढाई ढाई 5। और आगे हम्म, निकल जाएंगे तो कुछ इफेक्ट पीछे मन को देंगे। तो ढाई, 7.5, इसी को बोलते हैं साढ़े साती। ठीक हम्म, है। तो अब हम्म, 7.5 जब मून की आती है तो 7.5 में कितने लोग ग्रो कर जाते हैं? उनके ग्रो करने हम्म, का कारण और कुछ नहीं है। उनके ग्रो हम्म, करने का कारण केवल केवल इतना है कि वो शनि की चीजों को अडॉप्ट किए हैं, और कोई चीज नहीं है। वो जस्टिस के साथ, न्याय के साथ, पेशेंस के साथ, लोगों के धैर्य के साथ ये सब काम कर रहे हैं।
तो इनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म, तो ये हो गया। तो 20 दोष संविधान कीजिए। और मून मेडिकल है तो क्या है, मून लिक्विड है, सनी हम्म, मेडिकल, तो ये क्या है, किसी चीज को उसका दान दे दीजिए। हम्म, किसका? मेडिसिन का, गरीब को, हम्म, तब भी रेमेडी हो गई। और श्रापित दोष के बारे में तो आपको बता ही दिए, तब वो श्रापित देश है। शनि और केतु, शनि और मून 20 दोष, शनि और हम्म, केतु श्रापित दोष। श्रापित। ठीक है, यहां तक पॉइंट समझ में आ गया? हम्म, कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जी जी। यहां तक? अब एक सबसे चर्चित और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब इसी में जब दोष की बात कर रहे हैं तो मंगल दोष की भी बात कर लेते हैं। हम्म, किसकी बात कर लेते हैं? हम्म, मंगल दोष। लेकिन अभी इस पर बहुत ज्यादा हम आगे नहीं बताएंगे, क्योंकि जो डिस्कस इस पर मंग, जब हम उस पर करेंगे तब बात करेंगे शादी वाले पॉइंट पर कि मंगल दोष क्या होता है। इसको मैंने नहीं बनाया था, बना दे रहे हैं। तो मंगल दोष के बारे में मैंने आपको बताया था, जरा बताइए। मंगल दोष अगर 1 12, 1 12, चलिए, मंगल दोष कोई बहुत नहीं है। मंगल दोष समझ लीजिए भी आकार के होते हैं, यहाँ बैठे हैं। भी आकार आप बताइए, भी आकार कहाँ से बनेगा? देखिए यहाँ से चलिए, 12 से बनाइए भी। जी। 12 से भी बनाइए। कौन सा कलर ले लें? ब्लू, मंगल जी सर्टल। भी बनाइए, देखिए। 12, 1, 4, 7 और 8, गिन लीजिए। एक 12 1 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दोबारा सुनिए, 12 में बैठे हों, चाहे फर्स्ट हाउस में बैठे हों, चाहे फोर्थ हाउस में बैठे हों, ये फोर्थ हाउस है। और ये क्या है? सेवेंथ हाउस है। और ये क्या है? एट हाउस है। और ये क्या है? फर्स्ट हाउस है। और ये क्या है? 12th हाउस है। तो फोर्थ, 12th, फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ और एट में कहीं मंगल हो तो उसको बोलते हैं मंगल दोष। ठीक है? ठीक है। अच्छा, आ, ये वी शेप उल्टा भी बन सकता है? मतलब हैं? अभी तो राइट साइड है, तो ये लेफ्ट साइड भी बन सकता है नहीं, ना? लेफ्ट साइड कहाँ से बनाएंगे? इधर से नहीं, ये तो एक आकृति बनाए आपको हम्म, बताने के लिए कि चलेंगे 12 से और पहुंचेंगे हम्म, 8 पर। ठीक है? अच्छा। एंट्री 12 हम्म, से होगी 12 और 1 4 आउट 7 8। हाँ, आउट 8 पर होगा। चाहे 8 से एंट्री कीजिए, इसमें चलिए। अच्छा। भाई 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान। हम्म, है ना, लोग करते हैं ना। सही है। छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, जैसे जहाज है। तो फिर हम्म, 12 से एंट्री कीजिए और हम्म, ऐसे अंदर आ जाइए, 8 आउट कीजिए। चाहे 8 से एंट्री कीजिए, 12 तक आउट कीजिए। तो 12, अब बताइए, 1 4 7 और 8। 8 8, 8 से एंट्री करेंगे तो बताइए 8। 8 7 हाँ, 4 1 हाँ, और 12 निकल भी गए। 12। हाँ, निकलना। जी। ठीक है ना? तो ये बोलते हैं इसको, अगर यहां पर मंगल है तो बोलेंगे मंगल दोष है। नहीं, दोष मत बोलिए भाई अभी। हम्म, दोष अभी मत बोलिए, हम्म, मांगलिक बोलिए। क्या बोलिए? हम्म। मांगलिक। तो मा, सर ये मंगल कैसे, मतलब हर खाने में रहेंगे कैसे नहीं, एक खाने में रहेंगे। अच्छा। अरे, मंगल तो बेचारे एक ही है ना, हर हाँ प्लेनेट वही एक मैं, ही है ना। तो अगर जैसे 12th अगर में बैठा 12 में। है हाँ। तो 12th का मंगल है। ठीक है? अच्छा, वन का ऐसे। बैठा है तो वन का मंगल है। फोर में अच्छा, बैठा है तो फोर का मंगल है। सेवेंथ बैठा है तो सेवेंथ का मंगल है। और एट में बैठा है तो एट का मंगल है। अच्छा, तो मंगल। सारे मंगल अलग अलग इफेक्ट देंगे हाँ, सब मंगल हाउस के अलग हिसाब से। अलग इफेक्ट देंगे। ठीक है? अभी हम तो जो है थोड़ा सा अध्ययन कर रहे थे, एक अभी चार्ट मुझे प्राप्त हुआ। किसका चार्ट प्राप्त हुआ? सोनम का, हम्म, जो मर्डर की है।
अच्छा है। मतलब जो माना जा रहा है कि मर्डर की है, ठीक है। जी जी। जो माना, अब अभी हम कैसे डिक्लेयर कर दें कि मर्डर की है जी कि जी। नहीं की है, लेकिन जो जी। अभी चल रहा है, इसकी कुंडली जरा हम्म। देखो। इसकी कुंडली हम्म। अभी हम दिखाते हैं, इसकी कुंडली कैसी है, अभी हमको प्राप्त हुई है। तो इसकी कुंडली देखते हैं थोड़ा सा। ये सेवेंथ है ना, 1, 2। अच्छा, इसकी कुंडली आगे चलते हैं, दूसरे बना दें क्या? 3, चलिए अच्छा बना देते हैं। 4, 5, 6, 7, सेवेंथ में देख रही हो ना, ये हम्म। सेवेंथ है। तो इसकी जो कुंडली है, तो सेवेंथ समझ में हम्म। आ रहा है। अब जी इसकी जी। इसकी कुंडली किस लगन की है देखो, बता रहे हैं। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ फिर से। अब इसकी कुंडली को हम बनाते हैं, थोड़ा बड़ा इसमें बनेगा। इसकी कुंडली को बना लीजिए, हालांकि देखिए, ये जरा देखिए, इनकी कुंडली 10 नंबर की है। कै हम्म। नंबर की है? दस 10 नंबर माने कौन राशि? 10 नंबर है तो मकर। वेरी गुड। मकर की कुंडली हम लोग बनाते हैं, ठीक है। हम्म। मकर की कुंडली का हम निर्माण करते हैं। और यहाँ पर चलिए 10, यहाँ पर क्या है? 11। 11, यहाँ पर 12, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, दो। यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9। नौ। उसकी कुंडली में जानते हो मंगल कहाँ बैठा हुआ है? सेवेंथ भाव में बैठा हुआ है। अच्छा। और मून कहाँ बैठा हुआ है? फर्स्ट भाव में। अब जरा एक चीज देखो, अब ज्यादा नहीं रहेगी, मंगल देखो। तो हम हम्म। मार्स मार्स की बात कर रहे हैं, मार्स। तो ये फोर्थ नंबर में बैठ गया। अभी मून को मुझे बैठाना ही नहीं है। मून को मुझे बैठाना ही नहीं है। मून को तो अभी हम समझाने का हमारा कोई तात्पर्य नहीं है। मून को हम हटा दें। चलो मून को हटा दिए, ठीक है। अभी केवल हम्म। मंगल की बात करना है ना हमको, केवल मंगल की बात करते हैं। आप जरा देखो इसकी कुंडली का विवेचन बताओ। आप देखिए, मंगल देव जी कहाँ बैठे हैं? अब एक ही मंगल हैं, तो ट्वेल्थ हम्म। के मंगल नहीं है। किसके हम्म। मंगल नहीं है? फर्स्ट हाउस के मंगल नहीं है, फोर्थ के टू के। नहीं है, फोर्थ। सेवेंथ के सेवन। मंगल हैं, ठीक है। जी। और एट की मंगल नहीं है। अब हम्म। सेवेंथ का मंगल, सेवेंथ भाव किसका मंगल का है? सेवेंथ किसका है? सेवन तो वेनस स्पाउस का का है। है। स्पाउस स्पाउस का का। है, ठीक है। जी। तो ये मंगल, इ- इस लड़की की कुंडली का स्पाउस उसका पति है, जी जी। ठीक है। मंगल किस भाव में बैठा है? सेवेंथ में, अपने पति के सेवन। भाव में बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। अब देखिए, मंगल तो उत्पात तो मचाएगा ही मचाएगा। किस किस स्तर का मचाएगा? किस स्तर का मचाएगा? मंगल, पहले देखो हमने क्या बताया था कि राशि देखो। 4 नंबर मंगल की कौन सी राशि होती है? नीच राशि। नीच राशि। जी। तो नीच या है ना, नीच नीच दोष, जी। ये देखो। जी। नीच दोष है। हाँ, तो मैंने क्या बताया था? वह व्यक्ति किससे इफेक्टेड हो रहा है, और उसकी राशि किससे इफेक्टेड हो रही है, और वो उच्च राशि में बैठा है कि नीच राशि में नीच बैठा है, राशि। इसको मुझे देखना पड़ेगा ना। जी। तो मंगल, अब इसमें ये भी आ जाइए, केंद्राधिपति दोष। देखिए केंद्र का हम्म। कौन भाव है? 4, 10, 1, 4, 7। 1 का हम्म। लार्ड भी इसी में बैठा हुआ है। एक हम्म। तो ये दोष है भाई, कम करेगा, कम तो करेगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मार्स किस बैठा कहाँ पे? 4 नंबर में। हम्म। तो 4 नंबर नीच राशि है मंगल की, तो हम्म। नीचता करने से बाज आएगा मंगल। हम्म। मंगल नीचता करने से बाज आएगा। और हम्म। मंगल के लिए उस वह व्यक्ति क्या है? उसका पौरुष है। किसका? हम्म। व्यक्ति लड़की का। का। हाँ व्यक्ति। जी, यहाँ हम क्लाइंट ही कहते हैं। उस क्लाइंट का क्या हम्म। है? उसका शक्ति है, उसका पौरुष हम्म। है, उसका
एनर्जी है, ठीक है, हम्म, हम्म, उसकी प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर उसका रक्त है, तो उसमें उसकी क्रोधाग्नि है। हम्म, तो क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि उसका 4 नंबर नीचे है, तो ये सारी चीजें नीचताई पर जाएगा ना वो। हम्म, अच्छा, अब उसमें एक चीज और था, हमने देखा इस नंबर फिफ्थ में सैटर्न बैठे हुए थे। हम्म, फिफ्थ नंबर पे क्या बैठे हुए थे? सैटर्न। सेक्टर। सैटर्न की तीसरी दृष्टि मार्स पर, आराम से वन हाँ टू थ्री, जाते हैं। यानी कि नीचता नीचता पर मेलिफिक सैटर्न। हम्म, सैटर्न तो मृत्यु के भी कारक हैं। हम्म, सैटर्न पंचुअलिटी के, प्रोफेशन के, पेन के, सबके कारक। तो हम्म, सैटर्न की दृष्टि कहाँ गई? मेलिफिक प्लेनेट। मार्स तो मेलिफिक है ही है, बस। सैटर्न और बड़ा मेलिफिक। हम्म, तो दोनों दो डबल मेलिफिक, डबल वार। हम्म, ठीक है, हम्म, ये कुंडली। अब इसमें जो था, हम्म, यहां पर जो था, एक तो ये रिजल्ट आपका हो गया क्लिक, मतलब एक तो ये। अब इस मंगल का बचाव हो सकता था, तो अब ये हम कहेंगे कि मंगल में ये मांगलिक दोष है। ठीक है, लेकिन हम्म, अभी हम दोष नहीं बताएंगे, अभी तो हम बता रहे हैं 4 नंबर पे। आप हम्म, इस दोष का काट देखिए, कहीं इस दोष का काट है कि नहीं है। हम्म, दोष का काट क्या है? इसी केंद्र भाव में कहीं जुपिटर बैठे हों। अच्छा। इस कहीं केंद्र भाव में क्या बैठे हों? जुपिटर। जुपिटर। या कहीं से भी जुपिटर की दृष्टि आ जाए, हम्म, या किसी हाउस से जुपिटर की कहाँ आ जाए? दृष्टि। दृष्टि। और जुपिटर कहाँ बैठे हुए हैं? जुपिटर, चार्ट इसका मैंने बनाया था, इसका जुपिटर जो है, जुपिटर सैटर्न के साथ बैठे हुए हैं। जुपिटर किसके साथ हम्म, बैठे हुए हैं? सैटर्न के साथ। तो कोई हम्म, चांस ही नहीं है कि इस पर कोई दृष्टि आ जाए। हम्म, 1 2 3 4 5, तो 5 7 9 आ ही नहीं रहा है दृष्टि। हम्म, या तो केंद्र भाव में कहीं सैटर्न बैठा हो, हम्म, तब भी दोष कटेगा। अब हम दोष कटने की बात कर रहे हैं मंगल की। हम्म, तो मंगल की दोष कैसे कटेगा? या तो उस भाव में बैठा हो जुपिटर कहीं, या हम्म, दृष्टि डाल दे जुपिटर, या तो हम्म, सैटर्न अंदर बैठा हो। हम्म, ठीक है, या हम्म, तो मार्स अपनी राशि में हो, या तो मार्स अपनी उच्च राशि में हो, तब भी कर हम्म, जाता है। मार्स की अपनी हम्म, राशि क्या है? 1 जी। या 8। यहां बैठे होते तो कोई इतनी दिक्कत ना आती, हम्म, अपनी राशि में। ठीक है, हम्म, उतनी दिक्कत ना आती, मंगल दोष उतना ना लगता। बात समझ में आ रही है? तो हम्म, यहां पर किसी तरह से मेरा बचाव नहीं हुआ मंगल का। इसको बोलते हैं पूर्ण मांगलिक, यानी कि आपका बचाव हो ही नहीं रहा है। हम्म, ठीक है, हम्म, अब जहां तक मैं एनालिसिस किया हूं, अब मैं उसके जो पति के चार्ट देख रहा था, उसके पति के चार्ट में क्या था कि उसके पति के चार्ट में भी मार्स यही था। हम्म, उसके पति के चार्ट में भी मार्स सेवेंथ में ही था। हम्म, लेकिन अंतर ये था, अंतर क्या था? अंतर ये था हम्म, कि अंतर ये था कि यहां पर वृश्चिक राशि थी 8 नंबर। कौन राशि थी? 8। तो किस नंबर कुंडली हुई? 2 नंबर की। किस नंबर हम्म, कुंडली हुई? 2। दो। 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 नंबर मार्स बैठा था। मार्स तो 8 नंबर में अपनी राशि में है, 8 नंबर में। हम्म, साथ ही साथ उसके चार्ट में जुपिटर भी यही था। अच्छा, मार्स के साथ ही। यानी कि अगर हम एनालिसिस करें तो वो मांगलिक नहीं था, अच्छा, लड़का मांगलिक नहीं मांगलिक था तो। दोष नहीं था, दोष नहीं था, हम्म, मांगलिक था। मंगल देख हम्म, लिए तो हो गया, लेकिन मांगलिक मेरे हम्म, समझ से नहीं था। ठीक है, जहां हम्म, तक काट की बात है। मैंने देखा कि फोर्थ में सैटर्न भी बैठा हुआ था, तो ये भी नहीं था। अब भाई, ये मैंने आपको बताया इसलिए कि मंगल दोष होना अलग बात है, मांगलिक होना अलग बात है।
तो यहां पर व्यक्ति तो मांगलिक है, लेकिन मांगलिक दोष नहीं है। और हम्म, उसके चार्ट में क्या है कि उसके चार्ट में मंगल भी बैठा है, मांगलिक भी है और मांगलिक दोष भी। दोष भी है। हम्म। तो इसकी भाई, जो भी आप देखना चाहे रेमेडी, अगर किसी मंगल दोष देखते हैं तो एक लाइन में मत डिक्लेयर कर दीजिए कि ये मंगल दोष है, मांगलिक दोष है। मांगलिक है, ठीक है, आप हर पॉइंट से उसका कटाव देख लीजिए कि कहीं मंगल दोष कट तो नहीं रहा है। हम्म, तो मंगल दोष कटने का आपको रूल मालूम होना चाहिए, तब ना देखेंगे। हम्म, तो ये हमने आपको बताया कि मंगल दोष क्या होता है। अब जब हम उस पर चर्चा करेंगे मैरिज पर, तो मांगलिक दोष का नंबर आएगा, तो हम्म, उस पर भी हम आगे बहुत विस्तृत अध्ययन करेंगे। बात समझ में आ रही है? जी जी। तो अभी हमने सारे दोष के बारे में पढ़ा। तो मंगल दोष का एक छोटा सा मैंने आपको एग्जाम्पल लेके बताया कि क्या होता है मंगल दोष और कटता कैसे है। तो मंगल और दोनों चार्ट में ये था। अब हमको इसी कुंडली मिली, अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि ये है। अब जो कंफर्म तो भाई वो हमारे पास तो है नहीं चार्ट, लेकिन यूट्यूब पे ये बात देखा था मैंने कि चार्ट यही था। ठीक है। तो अगर हम्म, चार्ट ये था, किसी की भी चार्ट हो, मैं कह रहा हूं उनका चार्ट ना हो, किसी XYZ दुनिया का चार्ट हो, तो हम हम्म, कहेंगे इसमें मांगलिक दोष नहीं है। हम्म, मांगलिक है, हम्म, मंगल बैठा है, ये बात तो 100% सही है, मांगलिक है। लेकिन मंगल दोष का क्या हो रहा है, परिहार हो रहा है, कटाव हो रहा है, कट रहा हम्म, है। ठीक है। तो हम्म, आपको देखना पड़ेगा कि मंगल दोष कितना परसेंट है। अच्छा, दक्षिण भारत में हमने हम्म। मंगल दोष कौन कौन हाउस में बताया, बताइए फट से जल्दी से। ये 12, ठीक है, 1, 4, 7, 8। ठीक है। दक्षिण भारत में सेकंड हाउस में भी अगर मंगल रहता है तो मानते हैं कि मांगलिक दोष आंशिक है। वो लोग ज्यादा मानते हैं, ठीक है, दक्षिण दक्षिण भारत वाले, ठीक है। लेकिन उत्तर भारत में हम लोगों में ये एक, दो, तीन, चार, ये पांच हाउस में अगर मंगल है तो मानते हैं मांगलिक दोष है। ठीक है। अब अच्छा, यहाँ का मंगल काउंट करो कहाँ पहुंचता है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, यहाँ पर। तो कोई 9 एक, नंबर। दो, तीन, चार, तो यहाँ का मंगल बहुत ज्यादा नुकसान इनके नहीं पहुंचा पाता है। देखिए, शारीरिक नहीं पहुंचा पाएगा। मंगल यहाँ बैठा है, सीधा कहाँ देख रहा है, सातवीं दृष्टि से अपने सीधे पर्सन को देख रहा है, व्यक्ति को। चौथी दृष्टि से एक, दो, तीन, चार, उसके प्रोफेशन को देख रहा है। ठीक है। आठवीं दृष्टि से यहाँ से उसकी कहाँ कहाँ को देख रहा है, उसके घर को देख रहा है। तो यहाँ का मंगल अगर नीच है तो कहाँ प्रभावित, कहाँ कहाँ मार मारेगा। एक तो आपको प्रोफेशन उड़ाएगा, दूसरा आपको ये चीजें करेगा। लिटरेशन में लिटिगेशन, लिटिगेशन मतलब कानूनी दाव दाव पेच में फंसाएगा। और मंगल है तलवार, कुछ भी कर सकता है भाई, उसकी बात अभी हम डिस्कस करेंगे तो देखेंगे। और मंगल जो है ये दूसरा है उसका कुटुंब का, कुटुंब पर भी वार करेगा। इतने अच्छा क्रूरल हो जाते हैं सब। हाँ तो भाई देखिए क्रूएल क्या है, ये मंगल देखिए, अगर मंगल ना हो तो किसी का मंगलमय भी ना हो। ऐसी बात नहीं है कि मंगल देव खराब ही होते हैं। मांगलिक अलग बात है। मंगल देव न रहे तो शरीर में रक्त मज्जा जान न ही ना रहे। रहे, आपके अंदर कोई साहस ही न रहे, आप कुछ भी करने योग्य नहीं रहेंगे। तो मंगल का तो रहना अनिवार्य है, विदाउट मंगल। इसीलिए मंगल देव की पूजा करिए, मंगल देव की अर्चना कीजिए। इन सब के बारे में एक कभी भी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से इसका अपने चीज कुंडली का अध्ययन कराइए कि क्या है, क्या पकड़िए, उसकी चीजों से बात करिए। ठीक है। पैसा बचाने के चक्कर में लोग कर लेते हैं। ऐसे भी एस्ट्रोलॉजर हैं कि जानकार बहुत हैं, ठीक है, वहां पर लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं। जानकार में सोचते हैं कि ये तो सिंपल है। ठीक है। तो तमाम चीजें होती हैं, तो आपको देखना है, एक दो लोगों से कर लीजिए कंसल्ट करके। अब आज हम केवल दोस्त के बारे में आपको बताए हैं, कल हम डिस्कस करेंगे राजयोग, वो भी संडे को आफ्टरनून। अब बता दी खाली है, घूमने कल जाएंगी कहीं पर? नहीं, कल जा रहे हैं चलिए ठीक है। बुआ के।
ठीक है, जी जाइए। सर, एक चीज ये पूछना हाँ, था। पूछिए। ये जो जौ वाला था, तो आज उस बच्ची का हम लोग ने कराया हाँ, समुद्र में ठीक है, जाके। ठीक है, ठीक है। और लेकिन ये जो जलाने वाला उसका है ना, हरे कपड़े में दाल को, तो हाँ, वो जब गैस पे जला रही है तो दाल तो जल रही है, लेकिन पूरी राख नहीं बन पा रही है, तो वो जब वो नहीं, उसको नहीं, नहीं, थ्रो कर रही नहीं, है नहीं। बेसिन में तो अटक रहा है। हाँ, ये बात सही करी। तो क्या आप कौन कौन सी दाल लेना है? उसमें था, ये मूंग दाल था और लाल वाला दाल, एक मसूर कुछ था, लाल कलर का है। हाँ, तो आप ऐसा कीजिएगा, तो उसको बहुत ज्यादा मत लीजिए। हम्म, उसको आप करिए, सरसों के तेल से रगड़ लीजिए। अच्छा सरसों के तेल से रब कर लीजिए, और ज्यादा में 2-3 दाने लीजिए, 4 दाने। अच्छा अच्छा। मैक्सिमम मत लीजिए ना, जब इतने है नहीं हो रहा है। तो उसको क्या हम्म करिए, मैक्सिमम छोटा टुकड़ा बनाइए। और उसको जो है हम्म, क्या लीजिए, दाल जो है सरसों थोड़ा क्या कर लिए, रब कर लीजिए, तो सनी भी अगर डिफेक्ट रहेंगे तो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। सैटन को अच्छा इसे मिला अच्छा। दीजिए उसमें, सरसों का आयल करके हम्म, रब कर लीजिए, उसको उसको डाल दीजिए, बांध दीजिए। तब फ्रेश कर लिए। और ज्यादा से ज्यादा 2 या 3, 5 दाने लीजिए बस। पांच अच्छा उसके अच्छा। 5 उसके, ताकि राख हो जाए, बर्न हो जाए। ठीक है। जी जी हम्म। जी। तो बर्न तो कहीं पर भी कर सकते हैं, किचन में बर्न कीजिए, चाहे जहां बर्न कीजिए। वो गैस पे ही करती हैं, फिर हाँ, उसको तो फ्लश अच्छा, करते हैं तो। गैस पे कैसे करती हैं? छन्नी से बताए थे ना। छन्नी से, जी हाँ, जी, छन्नी हाँ, से। ठीक है, करते रहिए। आज वही गए थे, मंदिर भी उनको ले गए थे। हम्म, तो वो एक मंदिर है, वहां पे नवग्रह की पूजा कराते हैं। हाँ, तो वही। हाँ, मेरे दिमाग में आया कि इनको इतना प्रॉब्लम है, तो वो 60 रुपए की पर्ची काटे। हाँ। लेकिन बड़ा समझ में नहीं आया, 2 मिनट का कोई मंत्र, एक ही एक मंत्र। एक सेकंड रुक जाइए। आप जो है, इनको जरा हम वो कर दें। अब उसकी बात हो रही है रेमेडी की ना, तो ये आज के लिए मान लीजिए रिकॉर्डिंग इतना ही रखते हैं ना, इससे